नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने SKC क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एक साइकोलॉजी का पुराना रीट का पेपर है, ताकि आप सबको पता चले कि साइकोलॉजी के अंदर किन किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो सब जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और पुराने पेपर्स सोल्व करना सबसे अच्छा है। मॉडल पेपर की बजाय आप पुरानी क्वेश्चंस पेपर को देखो तो उसमें से क्या है कि क्वेश्चन सेम एज इट इज़ उसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस वापस पुटअप हो जाते हैं। मॉडल पेपर हल करना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पेपर में देखो, इससे पहले वाले पेपरों के 7-8 क्वेश्चन एज इट इज ऐसे कैसे उठा के रख दिए थे, समझ रहे हो। तो ऐसे क्या होता है कि पुराने पेपर से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठ के आगे वाले पेपर में आ जाते हैं, इसीलिए पुराने पेपर्स को हल करना जरूरी होता है। ठीक है, आप अच्छे से मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में इनके पेपर सोल्व करो, तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्वेश्चंस कैसे पुटअप हो रहे हैं, अपनी तैयारी में और क्या परिवर्तन करना है, किस टॉपिक को अच्छे से और देखना है, वापस अगर रिवीजन करो तब क्या क्या रिवीजन में क्या क्या शामिल करना है, किस किस को पढ़ना है, समझ रहे हो ये। और मैं आप सबके लिए एक मैराथन क्लास बना रहा हूँ साइकोलॉजी की, लगभग 200 प्रश्न, उसके अंदर आपकी पूरी साइकोलॉजी से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चनों का मैं समाहार कर रहा हूँ, पुराने पेपर्स के साथ मिला के कंबाइंड करके उनको बना रहा हूँ। सीटेट के पेपर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट, सबके पेपर्स का मिलान करके मैं एक बहुत ही अच्छी क्लास बना रहा हूँ। आपके 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा कि कब आने वाली है वो क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चलो पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है। अब ये शिक्षण विधि से क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है साइकोलॉजी में, हो सकता है हिंदी की शिक्षण विधि में भी आ जाए, समझ, ऐसे इसकी शिक्षण विधि में आ जाए, गणित की शिक्षण विधि में, किसी भी शिक्षण विधि के अंदर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। साइकोलॉजी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन नहीं है, शिक्षण विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। तो बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना और बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अब यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपको राइट लग रहे हैं, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षण विधि का सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है तो यहाँ पे आपके हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। अब रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ये आपके बुद्धि मापन का है, सामूहिक अशाब्दिक, ये सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है और बुद्धि मापन का परीक्षण है। रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किसका है, बुद्धि का, और ये एक सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण होता है बुद्धि का। ये बुद्धि के 7-8 परीक्षण है, उन सबको अच्छे से देख के जाओ। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, समझ रहे हो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है वो हर बार आ रहा है। अब लेव वाइगोत्स्की का प्रश्न आ गया। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की ने किसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था। ठीक है, तो मैंने बताया था, लेव वाइगोत्स्की की क्लास ली थी तब मैंने बताया था कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने वातावरण के, अपने आसपास के परिवार के मेंबर, समाज के मेंबरों से सीखता है, उनकी सहायता लेता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके उनसे सीख रहा है। लेव वाइगोत्स्की के टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया है आपको। यहाँ बी ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यह आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब चीजों को अच्छे से समझो, पेपर अपने आप सरल होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मनोवैज्ञानिक ने
के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्माण किया गया? ये भी मैंने अच्छे से बताया था कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किसने किया, बुद्धि मापन का किसने किया, सब कुछ मैंने अच्छे से डिटेल से बताया था। तो यहाँ जो है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने। बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? प्रतिभाशाली बालकों की बात हो रही है, या गिफ्टेड चिल्ड्रन। मैंने बताया था गिफ्टेड चिल्ड्रन से 100% क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? पढ़ाने की धीमी गति प्रतिभाशाली के लिए हो ही नहीं सकती है। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, बिल्कुल विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन होना चाहिए। उन्हें दंड देना चाहिए? नहीं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ध्यान। तो यहाँ पे आपके राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल अप्लाइड बेसिस क्वेश्चंस होते हैं। विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन होना चाहिए प्रतिभाशाली गिफ्टेड बालकों के लिए। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट रहेगा। फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब अल्बर्ट बांडुरा, मैंने ये भी बताया था कि अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है उसमें से 100% क्वेश्चन आना है। इसके अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम भी मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले आपके आएगा अटेंशन। अटेंशन क्या आएगा? सबसे पहले आएगा। उसके बाद में आएगा आपके रिटेंशन आएगा। उसके बाद में रिप्रोडक्शन आएगा। क्या आएगा? रिप्रोडक्शन आएगा। ठीक है, और लास्ट में आपके आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ अटेंशन आ जाएगा सर्वप्रथम में, तो अवधान हो जाएगा। अवधान, ये अवधान है, ये भी अवधान है। सेकंड में आएगा आपके रिटेंशन, धारणा, ये धारणा हो जाएगी। फिर पुनरुत्थान हो जाएगा और अनुप्रेरणा हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। ये क्रम अच्छे से याद रखो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रखे हैं। अल्बर्ट बांडुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सिगमंड फ्राइड पे मैं क्लास बना दूंगा आपको। इसमें से तो 100% एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है सिगमंड फ्राइड में। सिगमंड फ्राइड के ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी 15 से 20 मिनट की क्लास बना दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, स्वप्न विश्लेषण है। क्या हो जाएगा? स्वप्न विश्लेषण। बी राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड को मैं समझा दूंगा, टेंशन फ्री रहो आप। तब तक आप बुक से पढ़ो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ADHD का अर्थ है। अब ADHD ये वापस शिक्षण की निर्योग्यताओं से आ गया, ना, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है। ADHD ये ध्यान विकार वाले बच्चे होते हैं, ऑटिज्म बच्चे, ADHD। ठीक है, तो ADHD का अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, जिनका ध्यान नहीं लगा पाते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान विकार वाले बच्चे, उनको ADHD कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसे ही एक और आता है ऑटिज्म, उसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे थे, ऑटिज्म बच्चे। ठीक है, ये दोनों निर्योग्यताएं जो हैं इन पे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अब इसमें आंसर क्या होगा भाई? एक परीक्षण है जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। अब उपचारात्मक तो हो नहीं सकता है, निदानात्मक हो नहीं सकता है। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र के अंदर उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए जो टेस्ट होता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। मैंने पिछली 1-2 क्लासों के अंदर उपलब्धि परीक्षण बताया भी था मैंने, अगर आपने समझा होगा तो। सेम एज इट इज मैंने ऐसा ही बोला था। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बताया था कि भी किसी एक व्यक्ति की किसी अन्य मतलब जितनी भी उसकी विशेषताएं, उन सब विशेषताओं की कमियों को व्यक्त करना, ठीक है, और उनके फायदों को भी व्यक्त करना, सबको एक साथ केवल उपलब्धि परीक्षण के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्मिलित किया गया? यह RT 2009 से क्वेश्चन आ गया। RT 2009 का क्वेश्चन है, और RT 2009 से एक क्वेश्चन तो आना ही है, किसी भी हालत में एक क्वेश्चन आना ही है।
ठीक है, तो ये शुरुआती 1-2 लाइनों से ही क्वेश्चन पुटअप हो गया। ठीक है, तो कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन में। कौन सा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एनसीएफ 2005। अब एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आता है, बताया था आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 दोनों में से तो क्वेश्चन आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा? कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा को जोड़ना सांस्कृतिक विरासत से रिलेटेड होता है। भारतीय संस्कृति जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, इसी कारण से एनसीएफ 2005 के अंदर जो ये संशोधन करके कला शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा था। आती है ना कला शिक्षा, 6th 7th 8th में आती हैं, अभी 6th 7th 8th में आती है। क्यों आती है? क्योंकि सांस्कृतिक विरासत की सराहना के लिए आती है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, यहाँ पे सी ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला ही सिद्धांत मैंने विकास का पहला सिद्धांत बताया था, सततता का सिद्धांत, सतत विकास का सतत क्रम, निरंतरता का सिद्धांत बताया था मैंने, पहला ही सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली, यानी कि विकास सतत चलता है, विकास निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे हैं? ये हो जाएगा आपके प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पे इन सिद्धांतों से, ये 14 सिद्धांत टोटल है। विकास के कितने सिद्धांत है? 14 सिद्धांत, इनमें से क्वेश्चन आना है एक। ठीक है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन आना ही है। सब चीजें अपने सामने है, सब कुछ की कहाँ से क्वेश्चन आना है सब। अब इसमें या 4-5 पता चल गया अपने को, सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन आना है, आ रहा है, बता रखा मैंने। ठीक है, आरटी 2009 से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आ रहा है, तो आ रहा है। अल्बर्ट बांडुरा को अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ना है, विकास के सिद्धांत अच्छे से देखना है, अधिगम के सिद्धांत अच्छे से देखना है, ऑटिज्म बच्चे और एडीएचडी दोनों को देखना है, लर्निंग डिसेबिलिटी को देखना है, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, बुद्धि के परीक्षण पे क्वेश्चन आ रहा है। अब चीजें सब अपने सामने हैं, पढ़ना अपने को पड़ेगा। ठीक है, जितनी आप मनोविज्ञान के अंदर अच्छे से पढ़ो, समझ बनाओ, समझ बना के समझो इसको, तब जाके आपके लिए बिल्कुल आसान होती जाएगी साइकोलॉजी, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है? अब तार्किक चिंतन तो बुद्धि का घटक होता है। व्यावसायिक रुचियां, स्मृति और अनुभवों से, ये दो में आपको कंफ्यूज, अनुभवों से सीखना और व्यावसायिक रुचियां। स्मृति, मैंने उस दिन बुद्धि जिस दिन टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि बुद्धि स्मृति नहीं है, बुद्धि मेमोरी नहीं है, लेकिन मेमोरी बुद्धि से रिलेटेड जरूर है। मैंने बताया था कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंसी जो है, वो मेमोरी नहीं है, मेमोरी कतई ही नहीं है, इसको मेमोरी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्मृति का संबंध बुद्धि से जरूर है। तो यहाँ पे बुद्धि का घटक स्मृति होगा, बिल्कुल स्मृति बुद्धि का घटक होगा, समझ रहे हो। तार्किक चिंतन भी होगा, और अनुभवों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखना बुद्धि के अंदर लाइन है कि अनुभवों से सीखते हैं तो बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल होती है, अनुभवों से सीखना होता है। तो ये तीनों होती हैं, लेकिन घटक कौन सा नहीं है? तो इसका जो घटक नहीं है हो जाएगा व्यावसायिक रुचियां, इसका कोई घटक नहीं है, बी राइट रहेगा यहाँ पे आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है, कौन सी प्रक्रिया है जो मनोगत्यात्मक नहीं है? तो देखिए, सोचना। अब सोचना तो ज्ञानात्मक में आता है, मैंने बताया था। ज्ञानात्मक में क्या आता है? सोचना ज्ञानात्मक में आएगा, तर्क करना, सोचना। मनोगत्यात्मक के अंदर, मनोगत्यात्मक साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा लिखना, बोलना, पढ़ना, खेलना, गेंद फेंकना, क्रिकेट खेलना, ये सब आता है मनोगत्यात्मक के अंदर। तो गेंद फेंकना मनोगत्यात्मक हो जाएगा, लिखना हो जाएगा, खेलना हो जाएगा, लेकिन सोचना, थिंकिंग, सोचना जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष है, मनोगत्यात्मक नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सोचना। ठीक है, 14 में ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 16 पीएफ, कौन सा क्वेश्चन है, 15वां। हाँ, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? 16 पीएफ प्रश्नावली बता दिया था मैंने, आरबी केटल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 16 पीएफ इन्होंने 16 तत्व तो बताए थे। ठीक है, आरबी केटल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ये आरटी 2009 से वापस क्वेश्चन पुटअप हो गया। किससे? आरटी 2009 से वापस आ गया। अब जहां एक क्वेश्चन आना चाहिए वहां दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने को संज्ञान में लेना चाहिए कि भाई किस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? प्रति सप्ताह शिक्षकों के लिए कितने कार्य जो घंटे हैं न्यूनतम, वो फिक्स कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। कितने? आरटी 2009 के अनुसार तो ये 45 आवर्स फिक्स कर रखे हैं सप्ताह के। 7 दिनों में 45 आवर्स जो है आपके 45 आवर्स 45 घंटे। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आरटी 2009 से तो श्योर क्वेश्चन आ रहा है, आराम से पढ़ लेना इस टॉपिक को। और एनसीएफ 2005, इनको जो इजी टॉपिक है उनको पहले कंप्लीट कर लो ना बिल्कुल, फिर बाद में केवल रिवीजन ही करना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, एक विद्यालय के, एक सेकंड थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, एक विद्यालय के द्वारा प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाएगा? मैंने बताया था कि विद्यालय की जो 4 दीवारी के अंदर जो समाधान तुरंत अनुसंधान हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे एक्शन रिसर्च बोला जाता है। विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर होने वाले अनुसंधान को एक्शन रिसर्च बोला जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान बोला जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों द्वारा, मैंने स्किनर को पढ़ाया तब मैंने बोला था जहां पर भी आपको परिणाम शब्द नजर आता है, जहां भी आपको परिणाम शब्द अगर नजर आ जाता है तो उस जगह आपको स्किनर राइट करना ही करना है, स्किनर ही होगा। तो यहाँ पे अब परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। परिणामों की बात स्किनर ने ही करी थी। ठीक है, परिणामों द्वारा सीखना स्किनर ने ही बताया। अब आगे से भी ध्यान रखना, जब भी परिणाम शब्द आ जाए वहां पे 100% स्किनर राइट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है स्कीमा। जीन पियाजे बताया था मैंने, जीन पियाजे स्कीमा के बारे में। तब उसे स्कीमा का प्रयोग अगर बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु किया जा रहा है तो उसे एसिमिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। इसको संतुलन नहीं बोलेंगे, इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको एसिमुलेशन बोलेंगे, आत्मसात्मीकरण बोला जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रयोग कर रहा है वो बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। ठीक है, तो एसिमुलेशन आत्मसातीकरण कर रहा है। यहाँ पे राइट आपके ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। अब प्रक्षेपी परीक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या निकल के आएगा? प्रक्षेपी परीक्षण। अब वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रक्षेपी परीक्षण के अंदर आती है, व्यक्तिपरक और अनुक्रिया की स्वतंत्रता। लेकिन अस्पष्ट उद्दीपक, जिसके अंदर उद्दीपक ही नहीं है, तो उसको प्रक्षेपी परीक्षण कैसे बोला जाएगा? समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पूछ ही क्या रहे अपन, कुछ नहीं पूछ सकते ना, तो वो प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर जो राइट आंसर होगा अस्पष्ट उद्दीपक। ठीक है, स्टिमुलेशन नहीं है तो वो कैसा परीक्षण हुआ? ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा आपके। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की हैं? प्रतिभावान शिक्षार्थी की
कौन सी विशेषता है? अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सही बात है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये तो नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि। ऐसा व्यवहार इंटेलिजेंट प्रतिभावान व्यक्ति नहीं करता है। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तुनक मिजाजी ये नहीं होते हैं, ठीक है। सृजनात्मक बालक वो होते हैं तुनक मिजाजी के अंदर। तो इसमें जो आपके राइट रहेगा, अधिक चुनौतीपूर्ण अगर गतिविधियां नहीं होती है तो वह अपने आप को ऊब जाता है और कम प्रेरित अनुभव करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रतिभावान बालकों और सृजनात्मक बालकों को अच्छे से देखना आप। अगला क्वेश्चन देखो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसमें शामिल किया जाएगा? एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ये दो अवास्तविक लक्ष्य क्या होता है? विद्यालयों पर भार कैसे बढ़ेगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल। और जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत हो जाएगा। एपी अप्लाइड क्वेश्चंस था, इसके अंदर सी आपके राइट आंसर रहेगा। अप्लाइड क्वेश्चंस के अंदर हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है आपको, ठीक है। हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान क्या नहीं है, यह बताना है अपने को। तो समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी है, बिल्कुल। समस्या समाधान तो लक्ष्य उन्मुखी होता है। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास भी किया जा सकता है, वो समस्या समाधान बिल्कुल है। समस्या समाधान को सीखा जा सकता है और अभ्यास किया जा सकता है समस्या समाधान के अंदर। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित हैं और संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। तो समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर भी आधारित ये होता है। और अगर ये संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, पर्सनली किसी के बारे में नहीं हो सकता है समस्या समाधान, वो तो अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार होता रहता है और सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है। क्रमिक चरणों के अंदर होता है, समझ बनती है, लक्ष्योन्मुखी समस्या समाधान होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा कि संगीत संबंधी योग्यता के बारे में नहीं होता है समस्या समाधान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की TAT विधि है। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपीय विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो TAT विधि जो है आपके प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? प्रक्षेपी, ठीक है। TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। लियोपार्ड बेलक, ये आपके प्रक्षेपी विधि में आएगा। आत्मविशिष्ट विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रयोगात्मक विधि तीनों ही नहीं आएगा, ये आपके केवल प्रक्षेपी विधि। और मैंने उस दिन क्लास में बताया भी था, अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो वो प्रक्षेपी विधि पर ही क्वेश्चन आएगा। या तो पूछेगा ये विधि कौन सी है, या पूछेगा निम्न में से प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। अच्छे से देखो, प्रक्षेपी विधियां 4-5 है टोटल, उनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सृजनात्मक बालक, बताया था मैंने सृजनात्मक बालक के बारे में कि सृजनात्मक बालक के अंदर अपसारी चिंतन होता है। सृजनात्मकता एक अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। इसके अंदर सबसे बड़ी यही होता है कि अपसारी चिंतन पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन आ गया, MA/CA गुणा 100, ऐसा करके राइट आंसर निकाल लो। तो अब MA मानसिक आयु कितनी है इसकी? 14 वर्ष, ठीक है। और वास्तविक आयु कितनी है? 13 वर्ष, गुणा कितनी हो जाएगी? 100, ठीक है। तो अब इनको हल करो, 1400 के अंदर भाग दो 13 का, 13 एकम 13, ठीक है। बच गया 1, 10, फिर 100 के अंदर भाग टूट की 0 आ जाएगा, फिर 13 7 93, तो 13 7 107.69 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप और करके देख लेना, जो भी है जो आ जाएगा, मुझे मैथ थोड़ा कम आता है, ठीक है। तो 107.69, ठीक है। ये सामान्य बालकों के अंदर आता है, किसके? एक एवरेज बालक होता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, सीखने का क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी,
क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी? पावलोव की है। किसकी है? पावलोव की है। बताया था मैंने, अच्छे से समझाया भी था कि क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसकी होती है? पावलोव की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अपराध का कारण है। अब बाल अपराध से भी क्वेश्चन आ गया। बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन रहना। बिल्कुल, माता पिता में अनबन रहेगा तो बालक अपराधी बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। फिर आगे और ऑप्शंस देखो, पॉजिटिव आंसर देखना है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, इससे तो बाल अपराध पैदा नहीं हो सकता है। परिवार में आपस की सहमति से कार्य अगर हो रहा है तो वहां भी बाल अपराध पैदा नहीं होगा। समृद्ध परिवार है, वहां भी बाल अपराध पैदा नहीं होगा। जहां माता पिता में अनबन रह रही हैं तो वो बालक अवश्य बाल अपराध का कारण बनेगा। ठीक है, बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन रहना, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 कि बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये वापस आरटी 2009 का क्वेश्चन है। आरटी 2009 से ये तीसरा क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चन आरटी 2009 से पूछ लिए उन्होंने, तो कुल मिला के 1 क्वेश्चन तो आना ही है। 3 इस पेपर में पूछ रखा है और मैंने 2-3 दिन पहले पेपर करवाया था, उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो अपने को ये तो याद रखना है कि आरटी 2009 से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो अब वो टॉपिक ही 1 घंटे का है, उसको पढ़ के 1 क्वेश्चन क्यों खराब करना, अच्छे से याद कर लो ना। 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल बैठेगा अपने। ठीक है ना, ऐसे ही चीजों को करो। अब बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया है? अप्लाइड बेसिस अपने आप ही आ जाएगा इसका। अध्यापक को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित बिल्कुल करता है और एकेडमिक कैलेंडर को भी निर्धारित करता है। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था नहीं देता है। ये है ना, 14 वर्ष के पश्चात कभी भी शिक्षा नहीं देता है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? शोध को क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण और साहित्य का पुनरीक्षण। तो शोध कार्य क्रियात्मक अनुसंधान की रिसर्च, एक्शन रिसर्च की बात कर रहा है। तो उपकल्पनाओं का निर्माण एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है, लेकिन ये एक इसका चरण है। क्या? एक चरण है। ठीक है, लेकिन ये पूरे क्रियात्मक अनुसंधान को कौन बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना और उसका मूल्यांकन करना। पूरा परफेक्ट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा आपके। क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इन सब से आपको क्या पता लगा कि किसमें से क्या क्वेश्चन आना है? अब बता दूं आपको कि एक तो आपके एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आ रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान से। किससे? क्रियात्मक अनुसंधान से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक विकास के सिद्धांतों पर क्वेश्चन आ रहा है, विकास के सिद्धांतों पर क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में देखो आप, जीन पियाजे क्वेश्चन आ गया। अल्बर्ट बांडुरा क्वेश्चन आ रहा है, अल्बर्ट बांडुरा आ रहा है। एनसीएफ 2005, ठीक है। आरटी 2009, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा आपके मूल्यांकन से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर उपचारात्मक से या निदान, मूल्यांकन तो आ ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके देखो स्किनर से क्वेश्चन 100% बनता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत से बन रहा है। इसके बाद में आप अगर आगे देखें तो जीन पियाजे से क्वेश्चन बन गया। और इसके अंदर अब पेपर को वापस अच्छे से देखना, अल्बर्ट बांडुरा से श्योर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इस पेपर से इंसाइट मिली है कि यहाँ से आप 15 नंबर के प्रश्न जो है इस पेपर को अच्छे से देख के 15 टॉपिक पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग एक दिन में आप 15 नंबर की तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। इतना कुछ नहीं है, चीजें बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। और आपके लिए मैराथन क्लास बहुत ही जल्द लेके आ रहा हूँ मैं, साइकोलॉजी की बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। वहाँ पे सभी क्वेश्चंस डाउटफुल क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लगता ना सर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, सभी क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस ही लेके आऊँगा मैं। तब तक अगर आपने मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है,
और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि अगर क्लास में कोई परिवर्तन करना है या कोई टॉपिक पे ट्यूशन बनाना है, क्लास कैसी लगी, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें क्लास के ऊपर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।